गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हम हेस नियम के अनुप्रयोग के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो अनुप्रयोग किए थे। पहला तो था अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने में हेस नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्मा, अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने। ठीक है, पहला हेस नियम का अनुप्रयोग था अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने में। ठीक है, दूसरा इसका अनुप्रयोग अपन ने पढ़ा था संभवन एंथैल्पी ज्ञात करने में। संभवन एंथैल्पी या संभवन ऊष्मा ज्ञात करने में। संभवन ऊष्मा क्या होती है? फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। संभवन एंथैल्पी या फॉर्मेशन एंथैल्पी, संभवन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात करने में। ठीक है, ये दो अनुप्रयोग तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे जल योजन एंथैल्पी की गणना करने। जल योजन एंथैल्पी की गणना। जल योजन एंथैल्पी या हीट ऑफ हाइड्रेशन, जल योजन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी की गणना करने में हेस नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, तो तीसरा अनुप्रयोग है जल योजन एंथैल्पी की गणना। ठीक है, हेडिंग ये लगा लिया हमने, जल योजन एंथैल्पी की गणना। इसमें क्या होता है या इस प्रक्रिया में क्या होता है कि निर्जल और क्रिस्टलीय लवण के, निर्जल और क्रिस्टलीय लवण के विलयन एंथैल्पी ज्ञात कर फिर उनके अंतर द्वारा जल योजन एंथैल्पी की गणना की जाती है। जल योजन एंथैल्पी ज्ञात की जाती है। क्या किया जाता है कि निर्जल लिया जाता है, ठीक है, निर्जल और क्रिस्टलीय लवण, निर्जल और क्रिस्टलीय लवण, इनकी क्या की जाती है? पहले विलयन एंथैल्पी ज्ञात की जाती है। इनकी पहले विलयन एंथैल्पी ज्ञात की जाती है। ठीक है, पहले विलयन एंथैल्पी ज्ञात की जाती है, फिर क्या की जाती है? इसकी भी विलयन एंथैल्पी निकाल ली, इसकी भी निकाल ली। ठीक है, फिर उन दोनों के अंतर द्वारा जल योजन एंथैल्पी ज्ञात की जाती है। ठीक है, इन दोनों के अंतर द्वारा इसकी भी विलयन एंथैल्पी और इसकी भी विलयन एंथैल्पी ज्ञात की, उसके बाद उन दोनों के अंतर से क्या करेंगे? जल योजन एंथैल्पी प्राप्त की जाती है, जल योजन एंथैल्पी ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो निर्जल व क्रिस्टलीय लवण में इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? इस प्रक्रिया में निर्जल तथा क्रिस्टलीय लवण की विलयन एंथैल्पी ज्ञात कर, विलयन एंथैल्पी ज्ञात कर, डेल्टा एच नोट सॉल्यूशन एंथैल्पी ज्ञात कर उनके अंतर द्वारा, उनके अंतर द्वारा क्या किया जाता है? जल योजन एंथैल्पी ज्ञात की जाती है। ठीक है, उनके अंतर द्वारा जल योजन एंथैल्पी ज्ञात की जाती है। तो कैसे की जल योजन एंथैल्पी की गणना? कि पहले क्या लेंगे? एक निर्जलीय क्रिस्टल लेंगे, एक निर्जल लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? क्रिस्टलीय लवण लेंगे। ठीक है, उन दोनों की क्या की? विलयन एंथैल्पी ज्ञात की। फिर उन विलयन एंथैल्पियों का क्या लेंगे? अंतर लेंगे। उस अंतर से जल योजन एंथैल्पी की गणना की जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं CuSO4 का।
कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट पहले निर्जलीय लेते हैं, ठीक है, निर्जलीय कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉलिड, ठीक है, प्लस क्या करते हैं 800 H2O, ठीक है। तो ये किसमें चेंज होता है CuSO4.800 H2O एक्वस में CuSO4 800 H2O, ठीक है। इसके लिए डेल्टा H का मान है, डेल्टा H सॉल्यूशन, ठीक है, इसके लिए डेल्टा H नोट सॉल्यूशन का मान है 66 माइनस 66.50 माइनस 66.50 किलो जूल, ठीक है। ये तो था निर्जल CuSO4। अब हम क्या लेंगे, क्रिस्टलीय CuSO4 लेंगे, CuSO4.5 H2O, ठीक है, CuSO4.5 H2O। ये निर्जल CuSO4 था, ये क्रिस्टलीय CuSO4 है, ठीक है। अब 5 H2O यहाँ ऐड हो गया, तो यहाँ क्या 795 H2O बचा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, कुल टोटल कितना होगा, यही होगा CuSO4.800 H2O, CuSO4.800 H2O, ठीक है। यही है सेम CuSO4.800 H2O। पहले क्या किया अपन ने, निर्जल CuSO4 लिया, ठीक है, उसके साथ H2O की क्रिया करवाई, तो CuSO4.800 H2O बना, ठीक है, एक्वस। फिर CuSO4 क्रिस्टलीय CuSO4 लिया, ठीक है, CuSO4.5 H2O, तो यहाँ कितना आ जाएगा 795 H2O, तो वही बना कुल मिला के CuSO4.800 H2O, CuSO4.800 H2O, ठीक है। इसके लिए डेल्टा H सॉल्यूशन का कितना है, इसके लिए डेल्टा H सॉल्यूशन है प्लस 11.7 किलो जूल। इसके लिए डेल्टा H, इसके लिए डेल्टा H सॉल्यूशन है 11.5 किलो जूल, 11.5 सॉरी 7 है, 11.7, ठीक है, किलो जूल, 11.7 किलो जूल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के अंतर द्वारा, ये जो विलियन एंथैल्पी है, एक इसकी विलियन एंथैल्पी और एक इसकी विलियन एंथैल्पी, इन दोनों का क्या लेंगे, अंतर लेंगे, जिससे क्या प्राप्त होगी, डेल्टा H नोड हाइड्रेशन प्राप्त होगा। उससे पहले हम प्रक्रम देखते हैं, ठीक है, उससे पहले हम CuSO4 का प्रक्रम देखते हैं। से पहले हम CuSO4 का प्रक्रम देखते हैं कि वो हेस नियम के अनुसार किस तरह से CuSO4 एक्वस में चेंज होता है, ठीक है। CuSO4 हेस नियम से कैसे CuSO4 एक्वस में चेंज होता है। CuSO4 सॉलिड है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये करेगा एक्वस मीडियम, ठीक है, डेल्टा H नोड, ठीक है, ये क्या होगा CuSO4 लिक्विड या एक्वस, ठीक है। एक तो ये CuSO4 जो है वो डायरेक्ट CuSO4 एक्वस में चेंज हो रहा है, CuSO4 सॉलिड जो है वो डायरेक्ट CuSO4 एक्वस में चेंज हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि ये पहले CuSO4.5 H2 यानी क्रिस्टलीय CuSO4 में चेंज होगा, फिर जाके एक्वस CuSO4 में चेंज होगा, ठीक है। पहले क्रिस्टलीय, पहले क्रिस्टलीय CuSO4 में चेंज होगा, ठीक है, CuSO4 डेल्टा H नोड हाइड्रेशन, यहाँ पे क्या है हाइड्रेशन, CuSO4.5 H2O क्रिस्टलीय में चेंज हुआ, ठीक है, फिर जाके ये CuSO4 एक्वस में चेंज होगा, ठीक है, ये 1, ये डेल्टा H नोड 2, ठीक है। हेस नियम से क्या होगा, ये डेल्टा H नोड 1 जो है, ये डेल्टा H नोड 1 जो है वो क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा,
डेल्टा एच नोड 1 जो है वो इन दोनों के क्या होगा, योग के बराबर होगा, है ना। तो डेल्टा एच नोड 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नोड हाइड्रेशन, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रेशन है, ठीक है, प्लस डेल्टा एच नोड H2 नोड, ठीक है। डेल्टा H1 नोड इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो डेल्टा H1 नोड जो है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा H नोड हाइड्रेशन प्लस डेल्टा H नोड 2 के। अब अपन को निकालना क्या है, डेल्टा H नोड हाइड्रेशन निकालना है अपन को, है ना, जल योजन एंथैल्पी निकालनी है। तो जल योजन एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच नोड हाइड्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा H1 नोड माइनस डेल्टा H2 नोड। क्या आया, डेल्टा H1 नोड माइनस डेल्टा H2 नोड, ठीक है, इस तरह से आई। तो हम मान रख देंगे इसमें, डेल्टा H1 नोड क्या था, डेल्टा H1 नोड क्या था, CuSO4 के लिए, निर्जल CuSO4 के लिए आई थी डेल्टा H1 नोड माइनस 66.50 किलो जूल थी, ठीक है। और डेल्टा H2 नोड कितनी थी, क्रिस्टलीय CuSO4 के लिए, क्रिस्टलीय CuSO4 के लिए थी प्लस 11.7 किलो जूल, ठीक है। तो ये दोनों मान जो है हम यहाँ रख देंगे, ये दोनों मान जो है हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो क्या मान है, 60 माइनस 66.50 माइनस 11.7 किलो जूल, ठीक है। तो कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, कितनी आई अपने पास, माइनस 78.22, माइनस 78.22 किलो जूल, कितनी आई अपने पास, माइनस 78.22 किलो जूल, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने डेल्टा एच नोड क्या किया, हाइड्रेशन निकाला, इस तरह से अपन ने डेल्टा एच नोड हाइड्रेशन निकाला, ठीक है। फिर आता है चौथा अनुप्रयोग है इसका, इसका चौथा अनुप्रयोग है संक्रमण एंथैल्पी की गणना। ये तो थी जल योजन एंथैल्पी की गणना। नेक्स्ट अपने है, नेक्स्ट अनुप्रयोग है चौथा संक्रमण एंथैल्पी की गणना। संक्रमण एंथैल्पी, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन या संक्रमण एंथैल्पी। संक्रमण चौथा, संक्रमण एंथैल्पी की गणना, हीट ऑफ ट्रांजिशन। संक्रमण एंथैल्पी की गणना कैसे करेंगे हेस नियम से, तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच नोड टी, डेल्टा एच नोड टी यानी कि ट्रांजिशन, ठीक है। तो संक्रमण एंथैल्पी की गणना कैसे करेंगे, तो किसी तत्व के, वैसे सबसे पहले तो देखते हैं संक्रमण एंथैल्पी होती क्या है, संक्रमण एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है। तो क्या होती है संक्रमण एंथैल्पी, किसी तत्व के एक अपर रूप का दूसरे अपर रूप में परिवर्तन होने पर, किसी तत्व के एक अपर रूप का दूसरे अपर रूप में परिवर्तन होने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है, संक्रमण एंथैल्पी कहलाती है। किसी तत्व के एक अपर रूप का दूसरे अपर रूप में परिवर्तन होने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है, संक्रमण एंथैल्पी कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो किसी, क्या होती है संक्रमण एंथैल्पी, किसी तत्व के, किसी तत्व के एक अपर रूप का, एक अपर रूप का दूसरे अपर रूप में, दूसरे अपर रूप में परिवर्तन होने पर, परिवर्तन होने पर
होने वाला ऊष्मा परिवर्तन, होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाती है? संक्रमण एंथैल्पी कहलाती है। संक्रमण एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, किसी तत्व के एक अपर रूप का दूसरे अपर रूप में परिवर्तन होने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाती है? संक्रमण एंथैल्पी कहलाती है। या अपर रूपों के अंतः परिवर्तन, अपर रूपों के अंतः परिवर्तन यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एलोट्रॉप्स। अपर रूप क्या है? एलोट्रॉप है। ठीक है, तो अपर रूप के या अपर रूपों के अंतः परिवर्तन की एंथैल्पी क्या कहलाती है? संक्रमण एंथैल्पी कहलाती है। ब्रैकेट में लिख देते हैं कि अपर रूपों के अंतः परिवर्तन की एंथैल्पी, अपर रूपों के अंतः परिवर्तन की एंथैल्पी, अंतः परिवर्तन की एंथैल्पी क्या कहलाती है? संक्रमण एंथैल्पी कहलाती है। संक्रमण एंथैल्पी कहलाती है। अपर रूपों के अंतः परिवर्तन की एंथैल्पी जो है वो संक्रमण एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसके बाद में संक्रमण एंथैल्पी का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन के अपर रूप सुने, कार्बन के अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल को, ये सारे कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, तो कार्बन का एक अपर रूप ग्रेफाइट का दूसरे अपर रूप हीरा में चेंज होना, उसमें होने वाला परिवर्तन जो है वो क्या कहलाती है? संक्रमण एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लिया अपन ने, कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट ये चेंज हो रहा है कार्बन के दूसरे अपर रूप में हीरे में। ठीक है, तो इस अपर रूप का इस अपर रूप में परिवर्तन होने पर होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन है वो क्या कहलाती है? संक्रमण एंथैल्पी कहलाती है। कार्बन ग्रेफाइट चेंज हो रहा है कार्बन हीरा में। ठीक है, तो इसका भी 1 मोल लिया है अपन ने और इसका भी 1 मोल लिया है। ठीक है, दोनों के क्या लिया है? 1-1 मोल लिया है अपन ने। इसके लिए डेल्टा H नोड ट्रांजिशन कार्बन की, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा H नोड ट्रांजिशन क्या होगा? कार्बन की संक्रमण एंथैल्पी। ठीक है, कार्बन की संक्रमण एंथैल्पी, कार्बन की संक्रमण एंथैल्पी। ठीक है, डेल्टा H नोड ट्रांजिशन क्या है? कार्बन की संक्रमण एंथैल्पी है। ठीक है, जिसका मान है -395.39 -395.39 किलो। ठीक है, डेल्टा H नोड यानी कि यहाँ पे किसकी है? कार्बन की संक्रमण एंथैल्पी है, जिसका मान क्या है? -395.39 किलो जूल। ठीक है, अब इसके लिए प्रोसेस क्या है? अब इसके लिए हेस नियम के अनुसार कैसे प्रोसेस है? एक तो सी ग्रेफाइट जो है वो डायरेक्ट सी हीरा में चेंज हो रहा है। सी ग्रेफाइट डेल्टा H नोड ट्रांजिशन सी हीरा में। ठीक है, अब ये सी ग्रेफाइट क्या करेगा? ऑक्सीजन लेकर किसमें चेंज होगा? CO2 में। और ये सी हीरा भी है, वो ऑक्सीजन लेकर CO2 में चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्या हुई? इसके लिए डेल्टा H1 नोड और इसके लिए डेल्टा H2 नोड। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन लेकर CO2 में चेंज हो रहा है और ये भी ऑक्सीजन लेकर CO2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब डेल्टा H नोड T किसके बराबर होगा? ये जो डेल्टा H नोड T है, डेल्टा H नोड
ट्रांजिशन है वो किसके बराबर होगा? तो डेल्टा एच नोट टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट 1 माइनस डेल्टा एच नोट 2। डेल्टा एच नोट टी जो है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा एच नोट 1 माइनस डेल्टा एच नोट 2 के। तो डेल्टा एच नोट टी इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच नोट टी किसके बराबर होगा? डेल्टा एच नोट 1 माइनस डेल्टा एच नोट 2। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन के दो अपर रूपों के लिए हमने संक्रमण एंथैल्पी निकाल ली। ठीक है, तो ये हो गए हेस नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, हेस नियम के अनुप्रयोग यहाँ खत्म होते हैं। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है किरचॉफ समीकरण। किरचॉफ समीकरण जो अपना लास्ट टॉपिक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है किरचॉफ समीकरण या किरचॉफ समीकरण। किरचॉफ समीकरण या किरचॉफ समीकरण। ठीक है, किरचॉफ समीकरण। अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन जो है वो किरचॉफ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन, अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन किरचॉफ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्मा में अभिक्रिया क्या है किरचॉफ समीकरण में कि अभिक्रिया ऊष्मा में, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन। अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन किरचॉफ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। किरचॉफ समीकरण, किरचॉफ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। क्या है? अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन जो है, ताप के साथ होने वाला परिवर्तन किरचॉफ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन किरचॉफ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, फिर एक तो डेल्टा एच, ठीक है, दो अपन ने पढ़े थे सूत्र ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच होता है सीपी T2 माइनस T1। सीपी और सीवी में संबंध से अपन ने, और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अपन ने क्या पढ़ा था? डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी इंटू क्या होता है? डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी को अपन किस तरह से लिख सकते हैं? T2 माइनस T1। ठीक है, और डेल्टा ई क्या होता है? CV होता है। ठीक है, डेल्टा ई बराबर क्या होता है? CV होता है। ये भी T2 माइनस T1, CV इंटू डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1। ये दो संबंध पढ़े थे अपन ने, ये दो संबंध पढ़े थे अपन ने। एक तो डेल्टा एच बराबर CP T2 माइनस T1 और दूसरा क्या है? डेल्टा ई बराबर CV T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये क्या है? अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन है। अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन, अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन क्या है?
उसको किरचॉफ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन जो है वो किरचॉफ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। उसके लिए हमने दो संबंध लिए, एक तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है सीपी T2 माइनस T1, और दूसरा क्या है डेल्टा ई इज इक्वल टू सीवी T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये क्या है, अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन है। अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन, अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन। तो डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच यहाँ पे है अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन, और डेल्टा क्या ई क्या है यहाँ पे अभिक्रिया ऊर्जा परिवर्तन। अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन है एक, और दूसरा क्या है अभिक्रिया ऊर्जा परिवर्तन। अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है। दूसरा क्या है डेल्टा ई, डेल्टा ई क्या है अभिक्रिया ऊर्जा परिवर्तन, अभिक्रिया ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा एच है अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन, दूसरा है डेल्टा ई क्या है अभिक्रिया ऊर्जा परिवर्तन। फिर आता है सीपी, ये क्या है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है। सीवी क्या है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है ना। और T2 क्या है उच्च ताप या अंतिम ताप, T1 क्या है निम्न ताप या फिर प्रारंभिक ताप। ठीक है, तो सीपी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है, ठीक है, और CV क्या है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है, स्थिर आयतन पर। ठीक है, तो और T2 क्या है अंतिम ताप यानी कि उच्च ताप, और T1 क्या है निम्न ताप या प्रारंभिक ताप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे किरचॉफ समीकरण का व्युत्पन्न करेंगे, किरचॉफ समीकरण का व्युत्पन्न करेंगे, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है,